अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के बारे में कि जो हम एल्गोरिदम्स बनाते हैं उनकी हम कॉम्प्लेक्सिटी आज फाइंड करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कि ये कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। तो डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का एक कोर्स है और इसमें आज हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे। अच्छा, एल्गोरिदम एल्गोरिदम होता क्या है? An algorithm is well-defined and effective sequence of computation steps that takes some value or set of values as input and procedure some value or set of values as output। मतलब हम उससे इनपुट देंगे या इनपुट्स देंगे, एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और वो हमें आउटपुट देगा। ठीक है। अब ये इनपुट देने के प्रोसेस में वो कैसे काम कर रहा है, कौन से लूप लगे हैं, अरे यूज़ हुई है, मतलब उसका कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया, ये सब चीज़ें, और आउटपुट वो कैसे देगा, इस सब को एक डिफाइन तरीके में, क्योंकि जो भी प्रोग्रामर होता है उसका अपना एक अलग वे होता है। ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के एल्गोरिदम हमारे पास होते हैं। एल्गोरिदम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एल्गोरिदम जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होता है। अब आप बबल सॉर्ट है वो हर लैंग्वेज में लिख सकते हो, पाइथन में लिख सकते हो, सी शार्प में, सी प्लस प्लस में, हर लैंग्वेज में लिख सकते हो। इस तरह अगर इंसर्शन सॉर्ट है, अब ये कर सॉर्टिंग ही रहे हैं, लेकिन इनके एल्गोरिदम्स और इनकी जो बैकएंड पे जो इनके प्रोसेसेस हैं या जो इनके स्टेप्स हैं, ये मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। ठीक है। अच्छा, एनालाइजिंग एल्गोरिदम्स। In order to design good algorithms, we must first agree on the criterion फॉर मेयरिंग एल्गोरिदम्स, के हम ये फैसला करने से पहले कि कौन सा एल्गोरिदम अच्छा है और कौन सा बुरा है, हमें एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि यार ये क्राइटेरिया, अगर इस क्राइटेरिया के मुताबिक हुआ तो अच्छा होगा। तो हमने दो क्राइटेरिया सेट किए हैं, एक है रन टाइम, रनिंग टाइम, और एक है मेमोरी। ठीक है, वो कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में और कितनी मेमोरी एलोकेट करता है। तो दो बेसिस पे हम किसी भी एल्गोरिदम को जज करते हैं। एनालाइजिंग एन एल्गोरिदम, तो अब एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है, ठीक है, इन सम, और ये आप पढ़ लें। तो अब इसमें कितने स्टेप्स हैं, हमने इसे एनालाइज करना है। ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि हम एस को वो कर रहे हैं, इनिशलाइज कर रहे हैं, फोर लूप है, आई को इनिशलाइज कर रहे हैं, आई जाएगा एन तक, आई प्लस प्लस होगा, और ये टोटल 8 स्टेप्स काउंट हुए। ठीक। जो वंस एग्जीक्यूट होने वाले हैं वो है 1 2 एंड 8, ये 1, ये 2 और ये 8। और जो एन टाइम में एग्जीक्यूट होंगे वो हैं 3 4 5 6 7। ठीक। तो टोटल बना 5n+3। अब यहाँ पे 5n+3 बना, तो हम जब भी असमटोटिक एनालिसिस करते हैं ना, तो हम कोफिशेंट्स और जो कांस्टेंट्स होते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। मतलब यहाँ पे 5 भी इग्नोर होगा और 3 भी इग्नोर होगा। तो इसकी वजह क्या है? वजह इसकी है ना कि अगर तो 10 रुपये की चीज़ है तो 1 रुपया उसमें चलो वैल्यूएबल है। ठीक है, हम 1 रुपया शायद बोरो करेंगे, हम कहें 1 रुपया वापस कर दो। लेकिन अगर हम 10,000 की चीज़ लेते हैं और 1 रुपया बचता, तो फिर तो कोई भी नहीं कहेगा। अगर 9,999 की चीज़ ली है और 10,000 दे दिए उसे, तो 1 रुपया फिर वापस कोई नहीं मांगता। मतलब ये एक रियल लाइफ से एग्जांपल है इसकी। तो इसीलिए हम 5 को भी इग्नोर करते हैं, 3 को भी, और n बचता है आखिर में। ठीक है। और यहीं यहीं पे ये सारी बात हुई भी है। अच्छा, इस सारे को आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अच्छा, परफॉर्मेंस क्लासिफिकेशन। अब मुख्तलिफ कम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं, जैसे हमारा पिछला एल्गोरिदम था उसकी एन आई थी। ठीक है। तो सबसे लीस्ट जो सबसे कम होती है वो 1 होती है, उससे ज़्यादा हुई तो लॉग एन होगी, उससे ज़्यादा हुई तो एन होगी, उससे ज़्यादा हुई एन लॉग एन होगी, उससे ज़्यादा हुई तो एन स्क्वायर एन क्यूब। ये तो मैथमेटिक, ये दो आपको समझ आ जाएगा। और इनकी आप वैल्यूज़ फाइंड करोगे ना, तो 1 सबसे छोटा निकलेगा, लॉग एन उससे बड़ा। तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें क्या कह रहा है। अच्छा, स्टैंडर्ड एनालिसिस टेक्निक। Constant time statement, analyzing loop, analyzing nested loop, analyzing sequence of statement, analyzing conditional statement। तो हम जब भी किसी एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी स्टेटमेंट कांस्टेंट टाइम चल रही हैं, कितने लूप्स हैं, कितने नेस्टेड लूप्स हैं, अगर नेस्टेड हैं तो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। या आप जब आगे हम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डिपेंडेंट कैसे होता है और इंडिपेंडेंट कैसे होता है। अच्छा, एनी लूप हैज़ टू पार्ट्स। हाउ मेनी आइट्रेशंस आर परफॉर्म, हाउ मेनी स्टेप्स पर आइट्रेशन, कि कितनी आइट्रेशन परफॉर्म हो रही हैं और हर स्टेप में हर आइट्रेशन में कितने स्टेप्स हो रहे हैं। पहला लूप है ये, यहाँ पे हमने इसको कह दिया n टाइम्स चलेगा ये। J0 था इनिशियली,
n तक उसने जाना है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमने कह दिया कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n है। वर्स्ट केस में क्या करें, पूरा का पूरा चलेगा, ठीक। और यहाँ पे बिग ओ जो है वो वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। हम हमेशा एनालाइज करते हैं किसी भी लूप को उसके वर्स्ट केस पे, कि सबसे अगर वर्स्ट केस होगा तो उसमें कितनी दफ़ा ये चलेगा। अच्छा, अब ये एक नया एल्गोरिदम है, h इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 1, और ये है वाइल h इज़ लेस देन इक्वल टू n, और h जो है वो 2h है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर अगर हम इसको करना चाहें तो जाएगा कि अगर 1 है तो 1 ही आएगा, लेकिन जब ये 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा सेकेंड आइट्रेशन पे। थर्ड आइट्रेशन पे ये हो जाएगा 6। तो फिर हम जब ये nth आइट्रेशन पे आएंगे तो हम कहेंगे कि ये हो रहा है 2 की पावर n, ठीक। मतलब अगर 2 की पावर 1 होगी तो 2 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी हमारा 2 आना चाहिए, और यहाँ पे 4 आना चाहिए, और यहाँ पे 6 आना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इस फंक्शन में से 2 की पावर n में से n की वैल्यू निकालेंगे ना, तो हमें log लेना पड़ेगा बोथ साइड पे, और ये हमारा आंसर आएगा। तो हम इसे कहेंगे log n, इसकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है, क्योंकि जो बेस 2 होती है उस 2 को ना भी लिखा जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अच्छा, एनालाइजिंग लूप्स। अब ये एक और लूप है, ये भी ये कह रहा है नेस्टेड लूप है, लेकिन यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक। जो हमारा j है वो जा रहा है 0 से n तक, और जो k है वो जा रहा है n से 0 तक। लेकिन आइट्रेशंस तो दोनों में n ही हैं, आइट्रेशंस दोनों में n ही हैं, तो जब भी कोई लूप्स नेस्टेड हों और इंडिपेंडेंट हों तो उनकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है एक दूसरे के साथ। तो n इसकी और n इसकी, तो ये बन गया n स्क्वायर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। यहाँ पे हमारे जो लूप्स हैं वो डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो अब डिपेंडेंट के केस में हमने क्या करना होता है, डिपेंडेंट हैं ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि जो इनर लूप है उसमें j आ गया, ठीक, कि k चलेगा j तक। तो तब हम ये करते हैं कि हम इनर लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको फाइंड करते हैं, यानी कि j इनिशियली 0 है और k भी 0 ही दफ़ा चलेगा। j जब 1 हुआ तब भी k 0 दफ़ा चलेगा, लेकिन जब j 2 हो जाएगा तो तब ये 0 पहली आइट्रेशन प्लस 1 2 दफ़ा चलेगा। जब ये 3 हो जाएगा तो ये 0 प्लस 1 प्लस 2 इस तरह चलेगा। तो जब ये n हो जाएगा तो ये 0 प्लस 1, ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस टू n माइनस 1 तक चलेगा। तो इसको हम एक रिलेशन से फाइंड करते हैं जो कि यहाँ लिखा हुआ है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ n इंटू एन प्लस 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इनको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे ना तो ये बनेगा n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। और हम असम्पटोटिक एनालिसिस करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर पावर को हम लेंगे तो ये n स्क्वायर को लेंगे, बाकी को इग्नोर करेंगे, और ये आ जाएगा हमारे पास n स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास वही वाला जो n स्क्वायर वाली कॉम्प्लेक्सिटी आई थी हमारे पास, एक वो हमें दे दिया, सेम है ये वाला लूप सेम है, और एक हमें अलग से लूप दे दिया है वो नेस्टिंग के अलावा कि n है। अब कोई से भी एल्गोरिथम में दो लूप्स हों जो नेस्टेड ना हों तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऐड होती है, ठीक है। तो इस वाले की साफ हमें नज़र आ रही है कि n है, तो n प्लस एन स्क्वायर जब ऐड होगा यहाँ पर, ठीक है, तो वो n स्क्वायर ही आएगा क्योंकि हम n को इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास वही टेबल है, इसको भी आप देख लीजिएगा कि ये यहाँ पे पावर है, अगर ये सिर्फ 1 2 3 होगा तो ये k के इक्वल होगा, अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा तो ये k स्क्वायर के इक्वल होगा, अगर क्यूब होगा तो ये क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास
इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, और ये फिर डिपेंडेंट लूप आ गए हमारे पास क्योंकि यहाँ पे आई का जिक्र हो गया। इससे हम अनरोल करते हैं। अगर आई 1 है तो जे भी एक दफ़ा चलेगा और के 100 दफ़ा चलेगा क्योंकि के भी नेस्टेड है और के अंदर है। ठीक, जब ये J2 I2 है, JB2 के 2 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह करते करते n मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, तो यहाँ पे आ गई हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय 100 आइट्रेशंस क्योंकि हम सबसे इनर लूप को देखते हैं। और फिर हमने इसको ऐसे लिखा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, हमने ये पूरी सीरीज लिखी और 100 को बाहर कॉमन कर लिया। जब 100 कॉमन हो गया तो फिर ये वही वाला फार्मूला कि n+2 अगर इसके साथ 100 है भी ना, तो जब एसिम्प्टोटिक एनालिसिस होगा तो इसकी कम्प्लेक्सिटी आएगी n²। ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, उसमें लूप थोड़ा चेंज हुआ है, j इज़ लेस देन इक्वल टू I² हो गया। तो यहाँ पे अगर I1 है तो j I1² होगा, I2 है तो j 2² होगा। इसी तरह n² तक जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे n² हम लिखेंगे, इस वाले की कम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी हमारे पास, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये बनेगा n² + 2n। ठीक है, और इसको दोबारा इसमें डालो तो फिर ये जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होगी ना वो 2n³ होगी। तो हम बाकी इग्नोर करके इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे n³। अच्छा, नेक्स्ट है, इसमें आप देखें कि i मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है कि अगर मतलब i पहले 0 जाएगा तो 2 की पावर 0, मतलब 0 आंसर। i1 होगा तो k 2 हो जाएगा। i की वैल्यू हर दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, हर दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। जब 2 होगा तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह की हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये log बेस 2n। अच्छा, अब इस स्लाइड को हम देखते हैं। पहले है तो हमने एनालाइज करना है कि ये नेस्टेड हैं या नहीं। अगर नेस्टेड हैं तो ये डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है। तो पहली बात हमें पता लगती है इन ब्रैकेट से कि ये नेस्टेड है। ठीक, ये नेस्टेड लूप्स हैं। और दूसरी बात पता लगती है कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में जब भी होता है तो अलग अलग सब की कम्प्लेक्सिटी निकाल कर मल्टीप्लाई किया जाता है। इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, n/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, log n, और मल्टीप्लाई बाय इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, 100। और 100 को हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि n/2 log n और साथ 100 या 1। तो 1 इग्नोर हो जाएगा, 2 भी इग्नोर हो जाएगा, तो n log n इसकी कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।